हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ने वाले हैं मेडिएवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो उम्मीद है आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और आज हम शुरू करने वाले हैं बहमनी साम्राज्य। हमने अब तक अपनी जो पिछली वीडियो थी उनमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तृत चर्चा की, एक एक पॉइंट के बारे में बात की, कुछ भी नहीं छोड़ा जो कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हो। और इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम बहमनी साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। बहमनी साम्राज्य को शुरू से लेकर लास्ट तक एक एक छोटी छोटी चीज़ के बारे में बात करेंगे और वो सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे जो बहमनी साम्राज्य से संबंधित था और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर तुमने विजयनगर को नहीं समझा तो आप बहमनी को भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं और दोनों के बीच में ही संघर्ष हुआ है। तो इसीलिए विजयनगर और बहमनी साम्राज्य दोनों को साथ लेके चलना है, क्योंकि ये दोनों मौखिक रूप से, शारीरिक रूप से, सीमांत रूप से और पारंपरिक क्या रहे, एक दूसरे के शत्रु रहे हैं। इसलिए विजयनगर और बहमनी साम्राज्य को आपको जोड़ के पढ़ना है, एक साथ पढ़ना है। और हम भी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। जैसे जैसे विजयनगर साम्राज्य के संघर्ष होंगे तो हम उसमें बहमनी साम्राज्य के संघर्षों को भी दर्शाएंगे और बहमनी साम्राज्य के संघर्षों में विजयनगर के संघर्षों को भी दिखाएंगे। तो इसलिए ये जो लेक्चर है आपके लिए बहुत शानदार रहेगा और परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो शुरू करते हैं हम बहमनी साम्राज्य। देखिए, सबसे पहले बहमनी साम्राज्य के बारे में जानने से पहले आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी और इसकी स्थापना करने वाला था कौन। ये दोनों ही डेट काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें स्थापना की तो 3 अगस्त कब 3 अगस्त 1347 में इसकी स्थापना की जाती है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी स्थापना की जाती है बहमन शाह के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? बहमन शाह के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। कब की जाती है? 3 अगस्त 1347 में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है। आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण, पूरे अगर साम्राज्य की हम बात करें तो पूरे बहमनी साम्राज्य में टोटल एक एक शासक को गिने, बच्चे से लेके जो भी गद्दी पर बैठा था, भले ही एक रात के लिए बैठा था, ऐसे अगर शासकों की हम गणना करें तो कुल मिलाकर इस पर 18 शासक बैठे। कितने? 18 शासक बहमनी साम्राज्य में कुल हुए। ठीक है। तो कितने शासक बहमनी साम्राज्य में हुए? 18 शासक। 18 शासक बहमनी साम्राज्य में हुए। ठीक है। अब जब 18 शासक बहमनी साम्राज्य में हुए तो कितने साल बहमनी साम्राज्य पर इन्होंने शासन किया, सब कुछ और पूरे शासकों का अगर हम काल मिलाएं तो ये काल होता है 180 वर्ष। कितना? 180 वर्षों तक क्या किया? शासन किया। ठीक है। कितने शासकों ने किया? 18 शासकों ने किया। बराबर बात। 18 शासक 180 वर्ष टोटल बहमनी साम्राज्य पर क्या करते हैं? ये शासन करते हैं। देखिए, बताते हैं कि जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चल रहा था उस दौरान एक अमीर जो लोग हैं, विदेशी जो अमीर थे, इनका गुट होता है और इनका गुट जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक से क्या होता है? नाराज हो जाता है। और जब नाराज हो जाता है तो वो क्या होता है? विद्रोह कर देता है। क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है। उनको बोलते थे, क्या बोलते थे? शादी। क्या बोलते थे? शादी बोलते थे। शादी का मतलब क्या होता है? शादी का मतलब था 100 ग्रामों का समूह। ठीक है। 100 गांव का समूह। किनके गांव का समूह? जो विदेशी अमीर, जो विदेशी लोग भारत में रहते थे, इनके 100 गांव का समूह था। और
इनका मुखिया कौन था? तो इनका मुखिया था इस्माइल। कौन था? इस्माइल था। ठीक है। अब जब 100 गांव के समूह के लोगों ने क्या किया? विद्रोह कर दिया। किसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया? तुगलक के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो इन्होंने अपना नेता किसको चुना? इस्माइल को चुना। और जब इस्माइल को अपना नेता चुना इन लोगों के द्वारा, तो इस्माइल ने कहा ठीक है मैं तुम्हारा नेता बन जाऊंगा। लेकिन इस्माइल जानता था कि मेरे अंदर वो क्षमताएं नहीं है, मेरी उम्र जो है वो काफी ज्यादा हो चुकी है। इसीलिए उसने क्या किया? ये जो जिम्मेदारी है वो किसको सौंप दी? हसन को सौंप दी। हसन कौन? वही बहमन साहब। ठीक है। तो वो किसको जिम्मेदारी सौंप देता है? हसन को। हसन को अपना नेता बना लेता है। ठीक है। हसन को अपना नेता बना लेता है और हसन के पास जब इतने लोगों का समर्थन आ जाता है तो वो क्या करता है? बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर देता है। कब कर देता है? 3 अगस्त 1347 में। ये सारी रचनाक्रम आपको क्या रखना है? याद रखना है। थ्योरी बनाने में ज्यादा काम आएगा। ठीक है। अब देखिए जब हसन को नेता इसमें क्या किया जाता है? नियुक्त कर दिया जाता है। तो ये क्या करता है? बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर देता है। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर देता है तो अपनी राजधानी भी तो बनाएगा। तो किसको राजधानी बनाता है? तो ये जो राजधानी बनाता है वो बनाता है गुलबर्ग को। किसको राजधानी बनाता है? गुलबर्ग को राजधानी बनाता है। ठीक है। गुलबर्ग को राजधानी बनाता है और फिर बाद में राजधानी बन जाती है वीदर। कब बन जाती है? 1425 के बाद। यानी कि 1347 में साम्राज्य की स्थापना करता है। 1347 से लेके 1424 तक तो रहती है गुलबर्ग और उसके बाद 1425 से जो राजधानी बन जाती है वो बन जाती है बीदर। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहे होंगे कि बीदर क्या है, गुलबर्ग क्या है? तो वो आएगा इसमें आगे। ठीक है। ये इसके प्रांत होते हैं। तो इतना सब कुछ उम्मीद है समझ आया होगा। इसको मिटाते हैं और फिर लिखते हैं। ठीक। एक बात और देखिए, इसको हसन बोलते हैं। हसन क्या था? इसका मूल नाम था। और उपनाम क्या था इसका? उपनाम था इसका हसन गंगू। क्या नाम था? उपनाम था इसका हसन गंगू। ठीक है। क्यों था हसन गंगू इसका उपनाम? क्योंकि पहले जब ये शासक नहीं था तो ये दिल्ली में काम करता था और दिल्ली में काम करता था तो वहाँ एक ब्राह्मण के यहाँ पे नौकरी करता था। उस ब्राह्मण का नाम क्या था? गंगू था। तो उसी के आधार पर इसका जो नामांकन क्या हो जाता है? हसन गंगू हो जाता है। ऐसा भी बताते हैं कि इसके द्वारा जो बहमनी नाम रखा गया था तो वो उसी के ऊपर रखा जाता है। कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि ईरान का जो बहमन वंश है ये उसको अपने आप को उस वंश से संबंधित मानता था। इस कारण इसने क्या किया? अपने साम्राज्य का नाम बहमन वंश रख दिया। ठीक है। ये सारी बातें इसके बारे में प्रचलन में हैं तो तुमको भी प्रचलन में रखनी है और खुद को भी याद रखना है। अब देखिए 18 शासक होते हैं बहमनी साम्राज्य में कुल, जो 180 वर्ष तक शासन करते हैं। शादी का अर्थ होता है 100 गांव का समूह। इसका मुखिया बनाते हैं इस्माइल को। इस्माइल जिम्मेदारी नहीं निभाता और बाद में हसन को सौंप देता है। फिर बाद में गुलबर्ग और गुलबर्ग के बाद भीतर को राजधानी बनाया जाता है। ठीक है। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। अब देखिए इससे आगे बात करते हैं, फैक्टों के ऊपर बात करते हैं। देखिए बहमनी साम्राज्य में होता क्या है कि जब बहमन सा क्या बन गया? शासक बन जाता है। तो शासक बनने के पश्चात इसमें एक चीज और जोड़नी है आपको कि इसका जो राज्याभिषेक है वो किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो लिखना है बहमन साहब का राज्याभिषेक किसके द्वारा किया गया था? राज्याभिषेक किसके द्वारा किया गया? तो राज्याभिषेक किया जाता है शेख सिराजुद्दीन जुनैदी के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? शेख सिराजुद्दीन जुनैदी के द्वारा इसका क्या किया जाता है? राज्याभिषेक किया जाता है। ठीक है। तो यहां पे लिख लेना शेख
सिराजुद्दीन जुनैदी। ठीक है, अब मैंने ये नाम लिख दिया तो स्वाभाविक है मन में क्वेश्चन आया होगा कि ये कौन था। ठीक है, तो ये कौन था? ये इसका गुरु था। किसका गुरु था? बहमन शाह का गुरु होता है। ठीक है, अब इसके गुरु के द्वारा क्या कर दिया जाता है? इसका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। अब जब इसका राज्याभिषेक कर दिया जाता है तो इस शासन व्यवस्था को अपने हाथों में नियंत्रण करने का क्या करता है? प्रयास करता है और सुचारू रूप से शासन व्यवस्था चलाने लगता है। शेख सिराजुद्दीन जुनैदी क्या होता है? इसका गुरु होता है। अब देखिए, खलीफा के द्वारा क्या किया जाता है? एक पत्र भेजा जाता है। उस पत्र में यह बात लिखी जाती है कि दिल्ली सल्तनत के लिए वो पत्र भेजा गया था और उस पत्र में उल्लेख था कि जो बहमनी साम्राज्य है वो एक क्या है? स्वतंत्र साम्राज्य है। ये बात दिल्ली सल्तनत को बताई जाती है खलीफा के द्वारा। ठीक है, इसीलिए बहमनी साम्राज्य को क्या थी? खलीफा से मान्यता प्राप्त थी। आपको इसमें जोड़ना है खलीफा ने दिल्ली सल्तनत को भेजे पत्र में बहमनी साम्राज्य को स्वतंत्र माना। क्या माना? स्वतंत्र माना। ठीक है, उसमें खलीफा के द्वारा ये कहा जाता है कि जो बहमनी साम्राज्य है वो क्या है? स्वतंत्र है। ठीक, अब ये हो गया दिल्ली सल्तनत के भेजे पत्र में बहमनी साम्राज्य को क्या मान लिया? स्वतंत्र मान लिया। और बहमनी साम्राज्य होता है वो कितने भागों में डिवाइड था? टोटल 4 भागों में डिवाइड होता है। कौन कौन से 4 भागों में डिवाइड होता है? लिखिए, बहमनी साम्राज्य 4 भागों में विभाजित था। क्या था? 4 भागों में विभाजित था। कौन कौन से? विदर्भ, पहला हो गया विदर्भ, यहां दिख रहा है ना, विदर्भ। दूसरा हो गया बरार, तीसरा हो गया गुलबर्गा और चौथा और लास्ट और अंतिम दौलताबाद। ठीक है, चारों के नाम याद रखने हैं, आगे जाके उल्लेख आएगा। जैसे कि लास्ट में जब युद्ध हुआ था किसका? विजयनगर साम्राज्य का, तो उसमें इनका उल्लेख आया था बरार, गुलबर्गा, दौलताबाद और विदर्भ। ठीक है, 4 विदर्भ, बरार, गुलबर्गा, दौलताबाद, चारों के नाम याद होने चाहिए मुंह जबानी। ठीक, तो ये बहमनी साम्राज्य के 4 भाग जो कि आपको याद होने चाहिए। ठीक है, मिटा दें इसको। चलिए, तो बहमन शाह का राज्याभिषेक जो है शेख सिराजुद्दीन जुनैदी के द्वारा किया जाता है, जो कि क्या होता है? इसका गुरु होता है। खलीफा ने क्या किया? दिल्ली सल्तनत को पत्र भेजा और उस पत्र में क्या बताया? स्वतंत्र बताया कि स्वतंत्र है बहमनी साम्राज्य। और बहमनी साम्राज्य को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में, विदर्भ, बरार, गुलबर्गा और दौलताबाद। अब देखिए, यहां तक तो सब कुछ ठीक है। इसके द्वारा क्या किया जाता है? इसके द्वारा रायचूर दुआब के क्षेत्र पर अधिकार किया जाता है, जिससे शुरुआत होती है बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच संघर्ष की। ठीक है, इसके द्वारा रायचूर दुआब क्षेत्र पर
अधिकार किया जाता है, रायचूर द्वार क्षेत्र पर अधिकार किया जाता है, जिससे बहमनी एवं विजयनगर साम्राज्य के मध्य संघर्ष की शुरुआत होती है। संघर्ष की शुरुआत होती है। क्या होती है? संघर्ष की शुरुआत होती है, ठीक है। इससे बहमनी एवं विजयनगर साम्राज्य के मध्य संघर्ष की क्या होती है? शुरुआत होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक और महत्वपूर्ण चीज है इनसे संबंधित जो आपको याद रखनी है, ये एकमात्र भारत के ऐसे सुल्तान थे, ठीक है, भारत के मतलब भारत में शामिल सुल्तान, ये मत समझ लेना दिल्ली के सुल्तान, तो जिन्होंने क्या किया था, हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का क्या कहा था? मना किया था। क्या मना किया था? इन्होंने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने के लिए क्या किया? मना किया। तो लिखना है आपको, भारत के एक ऐसे मुस्लिम सुल्तान जिन्होंने हिंदुओं से कर ना लेने की बात कही। कौन सा कर ना लेने की बात कही? तो जजिया कर, ठीक है। कौन सा कर? जजिया कर, जो कि गैर मुस्लिमों से लिए जाना पर क्या था? कर था। तो ये मना कर देते हैं कि किसी भी हिंदू से, किसी भी ईसाई से, किसी भी क्रिश्चियन से, किसी से भी कोई कर नहीं लेना है, कोई टैक्स नहीं लेना है, ठीक है। तो भारत के एक ऐसे मुस्लिम सुल्तान जिन्होंने हिंदुओं से करना लेने की बात कही, यानी कि जजिया करना लेने की बात कही। ये फैक्ट आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब एक चीज जो इससे संबंधित रह गई है, वो चीज है कि इनके द्वारा जो उपाधि धारण की जाती है, वो उपाधि देखिए एक बार, ठीक है। तो वो उपाधि कौन सी थी? देखिए, उपाधि की अगर हम बात करें तो उपाधि होती है जफर खां की, ठीक है। कौन सी उपाधि धारण की थी इन्होंने? उपाधि धारण की थी जफर खां की, ठीक है। कई सारी उपाधियां इनके द्वारा धारण की जाती हैं। एक इनके द्वारा जो उपाधि धारण की जाती है वो है सिकंदरी। काफी बड़ी उपाधि है, इसलिए मैं यहां पे लिखा हूं, ठीक है। यहां से शुरू कर रहा हूं, तो ये इनकी उपाधि होती है सिकंदर सानी अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। क्या उपाधि होती है? सिकंदर सानी अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की क्या होती है? उपाधि होती है, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपाधि होती है, ठीक है। तो ये बहमन शाह के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, जो इतिहास के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे आगे देखिए, अगला जो शासक बनता है, अगला जो शासक बनता है वो बनता है मोहम्मद शाह प्रथम। कौन बनता है? मोहम्मद शाह प्रथम। कब से कब तक बनता है? तो 1358 से लेकर यह शासन काल शुरू करता है और 1375 तक। कब से कब तक?
1375 तक। 1358 से शासनकाल शुरू करता है और 1375 तक ये क्या रहता है, सत्ता में रहता है। नाम याद रखना है, मोहम्मद शाह फर्स्ट इसका नाम था। अब देखिए, मैंने तुम्हें बताया था जब बुक्का का शासनकाल चल रहा था तो क्या बताया था कि नायक और इसके द्वारा, बुक्का के द्वारा मिलकर इस पर संयुक्त रूप से दबाव बनाया जाता है। बुक्का तो क्या मांग रहा था, इससे रायचूर दुआब का क्षेत्र मांग रहा था, और जो नायर था यानी कि तेलंगाना का था वो क्या मांग रहा था, वो कौशल दुर्ग मांग रहा था। लेकिन ये क्या करता है, उसके बाद दोनों से संघर्ष करता है। संघर्ष में भले ही ये हार जाता है लेकिन क्या करता है, संघर्ष करता है। ठीक है, तो मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से लेकर 1375, इसमें तुमको नोट डाउन करना है, इसमें तुमको लिखना है, लिखिए यहाँ पे पहली लाइन कि इसका मूल नाम, अब देखना कंफ्यूजन वाला पॉइंट, जफर खान था। ठीक है, यानी कि बेमन शाह के द्वारा उपाधि धारण की जाती है और इसका नाम ही क्या होता है, जफर खान होता है। ठीक है, इसके समय पर बुक्का ने रायचूर दुआब, कौन सा, रायचूर दुआब एवं रायचूर दुआब एवं नायक ने कौशल दुर्ग की मांग संयुक्त रूप से की थी। कैसे की थी, संयुक्त रूप से। मैंने तो मुझे बुक्का पढ़ाया था तो इसके बारे में एक एक चीज का विवरण दिया था। ठीक है, कौशल दुर्ग की मांग कैसे की थी, संयुक्त रूप से की थी। ठीक है, हो गया। कौशल दुर्ग की मांग क्या की थी, संयुक्त रूप से की थी। लेकिन ये क्या करता है, मना कर देता है, और मना करने के पास संघर्ष होता है और संघर्ष में ये दोनों चीजें खो देता है। अब देखिए आगे, इसने बताया क्या किया था, इसने क्या किया था, जो नायक था उससे क्या किया था, गोलकुंडा का जो दुर्ग है वो उससे छीन लिया था। और बाद में दोनों ही साम्राज्यों के बीच में सीमा क्या है, घोषित कर दी जाती है। तो लिखना है, इसके द्वारा गोलकुंडा का दुर्ग नायक से छीन लिया जाता है। ठीक है, तो कौन सा दुर्ग छीन लिया जाता है, गोलकुंडा का दुर्ग जो है वो छीन लिया जाता है। किसके द्वारा, मोहम्मद शाह फर्स्ट के द्वारा। किससे, नायक से छीन लिया जाता है। ठीक है, और दोनों राज्यों की सीमा घोषित कर दिया जाता है, सीमा घोषित कर दिया जाता है। दोनों राज्यों की क्या घोषित कर दिया जाता है, सीमा घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, जब सीमा घोषित उसको कर दिया गया तो फिर क्या होता है, उसी बात को लेकर संघर्ष हो जाता है। किस किस के बीच संघर्ष होता है, तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष होता है, जो कि मैंने बुक्का के शासनकाल में समझाया था। और बुक्का के समय हमने ये बात भी बताई थी, कौन सी बात बताई थी, कि ये युद्ध करने से पहले एक संकल्प लेते हैं दोनों शासक। कौन सा संकल्प लेते हैं, कि प्रजा को परेशान नहीं किया जाएगा, यानी कि जिसके पास शस्त्र नहीं है उसे कोई खतरा नहीं होगा। तो मैंने ये बात बुक्का के समय में बताई थी और वापस से फिर बता रहा हूँ। दो
महत्वपूर्ण बातें इनके बीच में होती हैं। पहला, किसी निशस्त्र, मतलब जिसके पास शस्त्र नहीं है, निशस्त्र पर आक्रमण नहीं होगा। एक तो ये बात की, और दूसरी ये बात की कि युद्ध में किसी को बंदी नहीं बनाया जाएगा। कोई सैनिक युद्ध में हार गया तो उसके बाद उसको पकड़ के नहीं ले जाएंगे। ये दो बातें होती हैं, ठीक है। किसी को युद्ध बंदी नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें हुई थी। एक तो जिसके पास कुछ नहीं है उस पर आक्रमण नहीं होगा भले ही वो युद्ध देखने चला जाए, और दूसरा, किसी को युद्ध में हार गया, एक राष्ट्र हार जाता है तो उसके बाद जो बची हुई सेना है उसके सैनिकों को दास नहीं बनाया जाएगा, उन्हें बंदी नहीं बनाया जाएगा। वरना और जो शासक होते थे वो जो सैनिक बचते थे उनको क्या कर लेते, बंदी बना लेते और पकड़ के ले जाते थे अपने साथ। तो ये दो महत्वपूर्ण संधियां इन दोनों के बीच में होती हैं, ठीक है। इसके समय की एक महत्वपूर्ण घटना ये भी होती है कि ये क्या करता था, दारू पीता था। और जब दारू पीता था तो आपको मालूम होना चाहिए इस्लाम में जो शराब है वो क्या है, हराम है। इसलिए जो बहमन शाह के जो गुरु थे शेख सिराजुद्दीन, उनके द्वारा इसको लताड़ा जाता है, इसका विरोध किया जाता है, और बाद में उनके कहने पर ये क्या करता है, शराब को छोड़ देता है। तो ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ नीचे लिखें, इसमें लिखना है शेख सिराजुद्दीन के कहने पर, शेख सिराजुद्दीन के कहने पर इसने शराब छोड़ दी। इसने शराब छोड़ दी, ठीक है। उनके गुरु ने कहा था कि अगर तुम शराब पियोगे तो मैं तुम्हारे राज्य में नहीं रहूंगा, चला जाऊंगा यहाँ से। तो इसलिए ये क्या करता है, उनके कहने पर शराब जो होती है उसको छोड़ देता है, ठीक है। तो ये था इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। तो हमने दो शासकों को आज पढ़ा है, बहमन साहब और मुजफ्फर साहब प्रथम के बारे में। इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी उनके बारे में मैं तुमको बता दिया। उम्मीद है दोनों शासकों के बारे में जितनी जानकारी मैंने तुम्हें बताई है उतनी जानकारी तुमको याद हुई होगी और समझ में आई होगी, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और जान सकते हैं अपने कन्फ्यूजन के बारे में। तो इसके बाद हम अगले शासकों को नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे बहमनी साम्राज्य के आगे के शासकों को, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।